आप युवा बिहारी की बात कर रहे थे, आपने तो बिहार के चुनावी मैदान पे एक के बाद एक छक्के मारे आज। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सो मच राहुल भाई। और ये मैं मानता हूँ कि ये इसका श्रेय बिहार की जनता को जाता है कि सही वक्त पर सही फैसला बिहार की जनता ने लिया। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने जिस सोच के साथ इस पूरे अलायंस को उन्होंने लीड करने का काम किया, मुख्यमंत्री जी को जाता है। उनके अनुभव ने नेतृत्व क्षमता दी इस अलायंस को आगे बढ़ने की। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी इसका श्रेय दूंगा कि लोगों ने उस पर भी विश्वास किया। एंड आई थिंक एज अ होल इट वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव, विकास की बात करने वाला, एक पॉजिटिव सोच रखने वाला ये गठबंधन था जिसको जनता ने स्वीकारा कंपेयर टू एन अलायंस महागठबंधन जो कि एरोगेंस और एक दूसरे के साथ भीतर घात करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा था। अच्छा, मैं शंभवी चौधरी से पूछ रहा था कि एलजेपी में पार्टी कैसे होती है इतनी बड़ी जीत के बाद, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो चिराग भैया बोले वैसे ही हमारी पार्टी होती है। तो चिराग भैया कैसे होती है भाई एलजेपी वालों की पार्टी? फिलहाल तो सिर्फ एक ही पार्टी है भाई मेरे जीवन में, दैट इज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता मुझे तय करना है। तो मैं मानता हूं कि फिलहाल मुझे संतोष और खुशी इस बात की है कि पापा जहाँ कहीं होंगे ही विल बी वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड। नहीं, अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो आप लोगों ने तो इस दफा कमाल ही कर दिया। ये जो फाइट हो रही थी कि अगला युवा बिहारी नेता कौन होगा, अगर हम उसकी तुलना करते हैं तो आपने तो तेजस्वी की पार्टी का ऑलमोस्ट सुपड़ा साफ ही कर दिया। केवल 17% उनके कैंडिडेट जीते, कांग्रेस के केवल 10% कैंडिडेट जीते, उससे ज्यादा तो ओवैसी के 18% कैंडिडेट जीत गए। इतना बुरा हाल क्यों और कैसे हुआ राहुल और तेजस्वी का आपके हिसाब से? राहुल भाई ये बात ना पता है कोई समझ ही नहीं पा रहा था, एंड विच आई वॉज सेइंग रिपीटेडली इन ऑल माई इंटरव्यूज़ कि 2020 में जब ये कहा जाता है कि चिराग पासवान की वजह से जनता दल यूनाइटेड को इतना नुकसान हुआ, तो उसका लाभ किसको हुआ था? उसका उन परिस्थिति का लाभ राजद ने उठाया। राजद ने कोई अपनी वजह से या कुछ अपनी काबिलियत से उन्होंने ये संख्या नहीं हासिल की थी 2020 में भी। वो तो परिस्थिति ऐसी बनी थी कि देयर वाज अ डिवाइडेड एनडीए जिसका लाभ परिस्थितियों का उठाने का काम उस वक्त राजद ने किया था। नहीं तो मैंने ऑन रिकॉर्ड आई हैव सेड दिस सो मेनी टाइम्स कि अगर पिछली बार भी यूनाइटेड एनडीए होता, अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे होते जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी, तो 2020 में भी ये लोग 25 सीटें भी नहीं पार कर पाते। दिस इज समथिंग दैट आई हैव सेड ऑन रिकॉर्ड इन माय प्रीवियस इंटरव्यूज आफ्टर 2020 रिजल्ट। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो अहंकार इनमें आ गया था कि इनके दम पर है, इनके दम पर ना ये 2015 जीते, उस वक्त भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ इनको मिला, तब ये लोग इतने विधायक जीत पाए। और लास्ट टाइम बिकॉज ऑफ अ डिवाइडेड एनडीए, क्योंकि मैं अकेले चुनाव लड़ा तो उसका लाभ इन्होंने लिया और इसीलिए इस दफा चुनावी नतीजों का गणित कुछ ऐसा है कि अगर आप चाहें इस कार्यक्रम पे पेशकश करना कि आइए बीजेपी वाले हम लोग मिल के चुनाव में सरकार बना सकते हैं, तो आपको एक्चुअली जेडीयू की जरूरत है नहीं। 84 सीटें जेडीयू की हैं, अगर हम 89, 19, 5 और 4 ले लेते तो 120 पे आप पहुंच जाते हैं। अदर्स को आप जोड़ लें तो आप लोग मिलके ही बना सकते हैं नीतीश जी के बगैर। तो आपकी तरफ से कोई ऐसी पेशकश है बीजेपी को? नहीं बिल्कुल नहीं राहुल भाई। देखिए मैंने खुद हमेशा आपकी मुस्कुराहट क्या संकेत दे रही है? भूमिका दी है, तो मैं मानता हूं कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? मैं इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ बिकॉज ये ऐसी सोच हम लोग के जहन में भी नहीं आती। बट अगर आपने इसको सामने रखा तो मैं इसका सीरियसली जवाब दे दूं कि मैं अपने आप को हमेशा गठबंधन में नमक की भूमिका में मैं मानता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि हर छोटे से छोटी चीज़ का कितना महत्व होता है, एंड आई थिंक एक एक करके बूंद बूंद से सागर बनता है। तो मैं मानता हूँ कि अगर हम पांचों में से किसी एक को भी आप गठबंधन से बाहर कर दीजिए या हल्का मानने में आ जाइए तो शायद ये परिणाम नहीं होता जो आज है। तो हर किसी की अपनी अहम भूमिका है और उस भूमिका का सम्मान चुनाव के दौरान भी था और चुनाव के बाद भी रहेगा। मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी आपसे अगला सवाल करेंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इतना शानदार प्रदर्शन, मजा आ गया देखकर। आप भी बहुत तसल्ली कर रहे होंगे आज। लेकिन एक चीज समझाइए, रन अप टू द इलेक्शन में सुमित भाई, मुझे खुशी इस बात की है कि आपको मुझसे थोड़ी सी निराशा थी। मैं आपका एक विश्लेषण सुन रहा था बट मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आज रिजल्ट से आप संतुष्ट हुए होंगे।
रन अप टू द इलेक्शन में चिराग, आप जैसे पारस अस्पताल वाली घटना घटी, जैसे एक व्यापारी की हत्या हुई सरेआम पटना में, आपने सवाल खड़े किए बिहार की लॉ एंड ऑर्डर पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। अब आप सरकार में सहयोगी होंगे, अगर होंगे तो मंत्री पद बनेंगे, लेंगे, और कैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक रहे पटना में, बिहार में, इसको कैसे इंश्योर करेंगे आप? So of course I do understand that this comes with a huge responsibility. ये इतना बड़ा जनादेश बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आया है। चुनाव के दौरान जो जो वादे हम लोगों ने किए हैं, उन वादों पे खरा उतरने की बड़ी जिम्मेदारी हमारे गठबंधन के ऊपर है। बट हाँ, अनलाइक लास्ट टाइम, मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी तक मैं बिहार में गठबंधन का समर्थन कर रहा था, सरकार का मैं समर्थन कर रहा था, पर मैं मानता हूँ कि अब के बाद मैं खुद एक मजबूत हिस्सा सरकार का रहने वाला हूं, तो ऐसे में ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर भी आएगी और इन जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे। मैं मानता हूं कि जवाबदेही यहाँ बिहार की राजनीति में जाएंगे बनेगी। क्या चिराग पासवान डिप्टी सीएम जैसा पद ले सकते हैं नीतीश कुमार के अंडर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि इसका हकदार कोई मेरा पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा। जो भी जिम्मेदारियां मिलेंगी मंत्रिमंडल में, वो मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही जाएंगी। आप डिप्टी सीएम की उम्मीद लगाए बैठे हैं, सुमित के सवाल से आप किनारे हो गए। मैं केंद्र में प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत एक बड़ी जिम्मेदारी पहले ही निभा रहा हूं। आपकी पार्टी क्या डिप्टी सीएमशिप चाहेगी? आप भले मत बनिए। सुमित भाई, मैं ये मानता हूँ कि ये गठबंधन के भीतर करने वाली बातें, और मैंने हमेशा गठबंधन की मर्यादा को बरकरार रखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने देख लिया आप कितने, ऐसा लगता है कि आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ही निगोशिएशन सीख के आए हैं। तब बाहर आप निगोशिएट तो बड़ा जबरदस्त करते हैं, वो तो हमने देख लिया। हाँ, एक और हमारे चुनावी पंडित सवाल पूछना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं सतीश के सिंह से। पूछिए सतीश जी। चिराग जी, बहुत बहुत बधाई। मैं बस सच की अपेक्षा करता हूँ, सच की अपेक्षा करता हूँ। थोड़ा खुलिए जी। ये हमें भी थोड़ा बड़ा ही एक अजीब सी घटना हुई जब एकाएक अनअनाउंस्ड नीतीश कुमार जी आपके निवास पर छठ के खड़ने में पहुंच गए। क्या बात हुई थी उस दिन? कुछ खुलिएगा क्या? बिल्कुल पूछने वाला था। कुछ खोलिए। उन कयासों को विराम लगाने के लिए, क्योंकि इस दौरान, चुनाव के दौरान बहुत ऐसे भ्रम फैलाए गए कि जनता दल यूनाइटेड, लोजपा में तालमेल नहीं है, इनके कैडर्स एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे, भीतर घात चल रहा है, ये उनको हरा रहे हैं, वो उनको हरा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का उस दिन खरना का प्रसाद ग्रहण करने घर पर आना, मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसे भ्रमों को अंकुश लगाने का उनके इन तस्वीरों ने काम किया। बट मेरे लिए उससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि वो मुझसे बड़े हैं, हमारे गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। वो आकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। अभी मैंने कुछ समय पहले मेरी उनसे फ़ोन पे बातचीत हो के एक दूसरे को हम लोगों ने बधाई दी, और उसमें संकेत बस इतना ही था कि हम लोग हैंड एंड ग्लव्स की तरह हम लोग कार्य कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने, मैंने, हम सब ने मिलकर इस बात का हर संभव ईमानदार प्रयास किया कि हमारे एक आने से गठबंधन को जितनी ताकत मिल सकती है मिले, 2020 की परछाई कम से कम 2025 पे ना पड़े, ये प्रयास किया गया था। अजीत झा अगला सवाल आपसे करेंगे। अजीत जी। बहुत अच्छा। चिराग जी नमस्कार, अजीत कुमार झा बोल रहा हूं। मैं भी आपसे पहले यही सवाल पूछना चाह रहा था। ये जो खरना डिप्लोमेसी हुआ, नीतीश जी आए, आपकी माँ वहां पर थी, सब एक दूसरे से मिले और बातचीत हुई। अभी तक आपने बताया नहीं क्या बातचीत हुई उस दिन। और दूसरी बात, ट्रांसफर ऑफ वोट्स, आप जो है इस मामले में माहिर है, अपना वोट ट्रांसफर कर देते हैं। क्या दूसरा वोट भी आपको मिला? मतलब जदयू का वोट भी मिला, तभी तो आप लगता है इतने सारे सीट जीते हैं। क्या वो खरना डिप्लोमेसी में यही बात हुई थी, ट्रांसफर ऑफ वोट्स का? मैं खरना मैं मानूंगा छठ महापर्व का हम सब बहुत सम्मान करते हैं, और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण महापर्वों में से छठ का महापर्व है। तो ऐसे में जहाँ एक तरफ छठी मैया का आशीर्वाद मिला, तो अपने आप
परिस्थितियां इतनी सहज होती गई। जैसा मैंने कहा कि कई तरीके के भ्रम फैलाए जा रहे थे मेरे मुख्यमंत्री जी के रिश्ते को लेकर, उनका आना, इतनी सहजता से आना, मेरे पूरे परिवार से मुलाकात करना, खन्ना का प्रसाद ग्रहण करना, मैं मानता हूं कि उसने कहीं ना कहीं इन सारे र्यूमर्स को एक पूर्ण विराम देने का काम किया। तो मैं ये मानूंगा कि ऐसी कोई डिप्लोमेसी सोची समझी नहीं थी। छठी मैया का आशीर्वाद के तौर पर मुझे लगता है ऑटोमेटिकली ये सारी परिस्थितियां बनती गईं। मैं मानता हूं जहां एक तरफ मेरा पूरा कैडर ट्रांसफ़र हुआ है गठबंधन के हर एक घटक दल को, तो वहीं सबका साथ हम लोगों को भी मिला है। जनता दल यूनाइटेड के भी कैडर ने उतनी ही ईमानदारी से तमाम बातों को आगे पीछे करते हुए 2025 को मद्देनज़र रखते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। एंड इज़ द रीज़न वाई कि हम लोगों का गठबंधन पार्टी ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया। विजय त्रिवेदी आपसे अगला सवाल करेंगे। चिराग जी बहुत बधाई, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूँ। आपने स्लोगन दिया था बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और आपने कहा था कि मैं बिहार का ध्यान रखना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि लोगों ने शायद इसीलिए 18 गुना सीट बढ़ाकर, शायद किसी भी गठबंधन पार्टी को इतना बड़ा जंप नहीं मिला है जो 1 से 19 पर पहुँच जाए। और आपके लिए शायद उन्होंने सोचा होगा एक युवा मजबूत चेहरा बिहार की सेवा के लिए आएगा तो उन्हें मजबूती दे। अब आज आप पटना की बजाय दिल्ली में रहना चाहते हैं, तो ये उन लोगों का मान होगा या सम्मान होगा जिन्होंने इस उम्मीद के साथ कि एक युवा चेहरा मेरे पटना की, मेरे बिहार की सेवा के लिए खड़ा होगा। विजय जी, पहली बात तो मैं मानता हूं कि जब तक ये रिजल्ट्स पूरी तरीके से मैच्योर होंगे तो मैं मानता हूं कि ये गुना जो आपने 18 बोला है ये अभी और बढ़ेगा, बिकॉज कुछ और ऐसी सीटें जो कि अभी काउंटिंग जिस पे चली रही है, तो मैं मानता हूं कि वो भी हम लोग के खाते में आएंगी और जुड़ेंगी। हैविंग सेड दैट, ये बात शुरू से हम लोगों ने स्पष्ट रखी थी कि ये चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। मेरी तरफ से तो ये भी क्लियर था कि चुनाव के बाद वही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे भी, और मैं मानता हूं कि बहुत जल्द एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगे। अपनी भूमिका को मैं समझता हूं। इसी चुनाव में मैं बिहार आके विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, किसी कारणवश नहीं लड़ पाया, बट 2030 में ये बात तय है। अनलाइक माई फादर, आप उनको भी बहुत करीबी से आप जानते थे विजय जी, बट अनलाइक हिम जो केंद्र की राजनीति में अपने आप को ज़्यादा देखते थे, मैं बिहार की राजनीति में अपने आप को ज़्यादा देखता हूं, और मैं मानता हूं कि 2030 आते आते पूर्णतः बिहार में अपने आप को समर्पित करके बिहार विधानसभा के चुनाव में एक सक्रिय भूमिका निभाऊंगा। एंड तो ये समेन, बट हाँ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट सोच को धरातल पर उतारने के लिए सक्रिय भूमिका मेरी इन 5 सालों में भी जरूर रहेगी। ये एनडीटीवी के इलेक्शन गुरु डैशबोर्ड पे मैं दिखा देता हूं दर्शकों को कि जो 44 सीटें हैं जिनको सी वोटर ने आइडेंटिफाई किया पासवान डोमिनेटेड, यानी कम से कम 15% पासवान जाति के यहाँ पे वोट हैं, उनमें से 40 सीटों पे एनडीए की जीत हुई है, यानी कि 91% का स्ट्राइक रेट है एनडीए का उन सीटों पर जहां पर पासवान कम्युनिटी बड़ी तादाद में बिहार में मौजूद है। तो ये 91% तो बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट है। दूसरी बात ये चिराग भाई, जब आपके घर आए थे पिछली दफ़ा, आपकी माता जी वहाँ पे थी, और जैसे ही इंटरव्यू आपसे ख़त्म हुआ, आपको याद होगा आपकी माता ने कहा कि भाई इनकी शादी करा दीजिए। तो इतनी बड़ी जीत के बाद आपको लग रहा है एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया, क्योंकि जैसे ही उनकी मम्मी ने बोला, इन्होंने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा, बोला क्या बोल रही है माता जी आप, लेकिन आपको लग रहा है अब सभा बन गया है, माहौल बन चुका है उसके लिए चिराग भाई। सो राहुल भाई, आई अंडरस्टैंड योर क्यू। मुझे जब भी कोई ऐसे सवाल पूछता है तो मैं समझ जाता हूँ कि अब मेरा इंटरव्यू समाप्ति का समय आ गया। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर अ गुड बाय फ्रॉम यू, बिकॉज आई नो वी आर डन विद द क्वेश्चंस। नहीं, ऋषि मिश्रा कैसे, इन्होंने दिया ही नहीं, पिछली बार भी निकल गए थे, दिया ही नहीं। ऋषि आपसे सवाल करना चाहते हैं जी। करना पड़ेगा ना, शादी को तो गठबंधन में डिस्कस नहीं करना। हाँ, वो तो उसमें अलायंस अलाउड नहीं, वो अलग तरह का अलायंस। चिराग पासवान जी, ऐतिहासिक जीत के लिए आपको बधाई। ऋषि मिश्रा बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो आधार वोट है वो पासवान समाज का है, लेकिन आप 29 सीटों में सिर्फ 4 पासवान समाज से आने वाले व्यक्ति को टिकट दिया है, वो भी जिन लोगों को टिकट दिया वो आम कार्यकर्ता नहीं है। आपके पार्टी में हुलास पांडे जैसे बाहुबली भी है, तो इस पे आपका क्या रिएक्शन है? अगर आप पासवानों का जिक्र करेंगे तो मुझे लगता है कि जिन जिन पासवानों को दिया है, बकरी से जो जीते हैं, संजय पासवान जो मेरे बेगूसराय के जिला अध्यक्ष थे,
वहाँ से वो इस पोजीशन तक वो पहुँचे हैं। लंबे समय से पार्टी में प्रदेश के प्रधान महासचिव की भूमिका में थे। अगर आप विष्णुदेव को देखेंगे, जो दरौली से जिन्होंने जीतने का काम किया है, उनको उनसे ज़्यादा मुझे लगता है वो शायद सबसे गरीब कार्यकर्ताओं में से एक वो रहे हैं। ऐसे में ही अगर आप श्यामदेव जी को देखेंगे, जितने भी पासवानों का अगर आप जिक्र करेंगे तो इसमें से कोई भी पासवान आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिनको बाहर से लाकर या हम लोगों ने सिर्फ चुनावी दृष्टि से उनको हमने आगे बढ़ाने का काम किया। और जैसे आपने जिक्र किया हुलास पांडे जी का, या अगर आप कोई और नाम लेंगे तो मैं ज़रूर आपको उनके बारे में बताऊंगा। हुलास पांडे जी वो पहले व्यक्तियों में से एक थे। जब मेरी पार्टी मेरा परिवार 13 जून की रात 2021 को जब टूटा था, तो सबसे पहले व्यक्ति जो मेरे साथ मजबूती से साए की तरह खड़े थे, उनमें से एक हुलास पांडे जी थे। आज मुझे खुशी है कि ऐसे लोगों को पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया। राजू तिवारी जी, जब सीटों का नेगोशिएशन भी हो रहा था तो उस वक्त भी ये बातें कही जाती थी कि भैया आप लोग में इश्यूज आ रहे हैं सीट शेयरिंग को लेके। सीट शेयरिंग को लेके नहीं, बट मैं ऐसी सीटें कैसे छोड़ सकता था। मेरे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की सीट, गोविंदगंज की सीट, हुलास जी की सीट मेरे लिए मायने रखती थी, संजय जी की सीट मेरे लिए मायने रखती थी। मेरे अलग अलग समितियों के अध्यक्ष, मेरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के अध्यक्ष जिन्होंने चुनाव लड़ा है। तो ऐसे में मैं ये मानता हूँ, अगर आप सटीक आकलन करेंगे मेरी एक एक सीट का और मेरे एक एक प्रत्याशी का, तो आप देखेंगे कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने परिवारवाद को ना बढ़ावा देते हुए, इम्पोर्टेड हेलीकॉप्टर लैंडिंग वाले प्रत्याशियों को ना बढ़ावा देते हुए पार्टी के शुद्ध कैडर को आगे बढ़ाने का काम किया। और शायद ये एक बहुत बड़ा कारण है कि परिणाम ऐसे आया। देखिए, राजनीति में जो जीता वो सिकंदर, क्रिकेट के मैदान पे भी यही है। टिकटों के चयन को लेकर तमाम सवाल उठे, लेकिन जब 91% का स्ट्राइक रेट हो तो भाई जो जीत गया वो जीत गया। ये तो बात है। चिराग पासवान साहब, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बधाई। और ये जब इंटरव्यू पूरा मान लिया जाए ना, हाँ नहीं, और जब उनको जिस सवाल का जवाब नहीं देना तो अपनी मम्मी को ही डांट लगा रही थी कि भाई क्या कर रही हैं आप, फंसा रही हैं। तो आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्टूडियो बुलाइए, स्टूडियो बुलाइए। स्टूडियो से भाग नहीं सकते फिर, वरना निकल यहाँ पे घेरेंगे। आप स्टूडियो में भी लाएंगे, वो जवाब उतना ही देंगे, उससे ज्यादा जवाब नहीं। अपनी मम्मी को नहीं बता रहे तो टीवी पे आके आपको थोड़ी बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।